अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं आपका होस्ट अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आज के दिन का आगाज़ आपने कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो हम आ गए हैं, अच्छा सा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अच्छी खबर है जी, लाहौर के मौसम के हवाले से हम बात कर रहे हैं। फ़ज़ाई आलूदगी दो के बरकरार है, लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत काफ़ी कम हुआ है और जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसके अतबार से आज हम दूसरी पोजीशन पर हैं। मगर अगर अच्छे मौसम की बात करें तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश हुई है जी, जिसके बाद खुनकी में इजाफा हो गया है। उधर हरीपुर में और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश हुई है, यालाबारी हुई है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। भाई सर्दियाँ आ गई हैं ऑफिशियली। और कल हमने अस्तोर के भी आपको मनाजिर दिखाए थे। बलाई इलाकों में भी मौसम कैसा है, अस्तोर में बर्फ़बारी के मनाजिर हमने आपके साथ शेयर किए थे। और अब हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि लाहौर में भी अली बारिश हो जाए, हमारी स्मोक से भी जान छूट जाए। बिल्कुल बारिश हो जानी चाहिए, लेकिन चलें कुछ हद तक तो बेहतर है ना कि लाहौर में ये एयर पॉल्यूटेंट की तादाद कम हुई है और हम देख रहे हैं कि इसकी कमी के बाद जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज करें, चीज़ें करें, उनके लिए कुछ हद तक बेहतरी है। आप इसका चेक ज़रूर रखिएगा। हर रोज़ ये दिन की मुख्तलिफ औकात में बदलता भी है और अगर आप शाम में एक्सरसाइज करते हैं, दिन में एक्सरसाइज करते हैं, बाहर जाने से पहले कोशिश कीजिए एयर इंडेक्स ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं और ऐसी एयर क्वालिटी में जब आप एक्सरसाइज करते हैं, घर वापस लौटते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। तो दवाइयों से दूर रहें, डॉक्टर से दूर रहें, इस मौसम में खुद एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। सिचुएशन है। पंजाब असेंबली का आज इस हवाले से खुसूसी सेशन भी है। स्मॉग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो वो 800 प्लस जा रही है, क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बड़ी ख़राब सूरत हाल है। और अभी हमने हसीन मौसम के हवाले से आपको बताया है और लाहौर की भी थोड़ी सी अच्छी खबर यही है कि भी थोड़ा सा जो बेहतरी आई है मौसम में। तो जो बर्फ़बारी हो रही है ऊपर हमारे बालाई इलाकों में, वहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सयाह और मुकामी अफराद जो है सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और एहतियात से जाए, क्योंकि बर्फ़बारी मौसम सरमा की पहली जो है वो शुरू हो चुकी है और बारिशें भी चल रही हैं, तो मौसम जनाब सेट होने वाला है। अब मेरे ख्याल है बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर अभी आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन को लेकर पुरुमीद थी कि इसके बाद वकला तहरीक चलाएंगे और आईनी तरमीम के खिलाफ हुकूमत घुटने टेकेगी, मगर हामिद खान ग्रुप को शिकस्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप मियां रऊफ फतह कामयाब रहे हैं, उन्होंने मैदान मार लिया है। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 5 पोलिंग स्टेशन से आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ फतह ने क्लीन स्वीप किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ समेत सियासी शख्सियात ने जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद भी पेश किया और उधर तहरीक इंसाफ की कानूनी महाज पर मुश्किलात कम हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि बानी PTI से जेल में मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बुशरा बीबी की रिहाई को लेकर कई दिन से कयास आराइयाँ चल रही हैं और इसको किसी डील का नतीजा करार दिया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पैगाम में रद्दमल दिया है। उनका ये कहना है कि बुशरा बीबी की रिहाई और उनका पेशावर जाना एक मामूल की कार्रवाई नहीं है। गंडापुर की धमकियाँ, जलसों से गायब होना, फिर नमूदार होना और अब बुशरा बीबी का पेशावर वज़ीर हाउस की एनेक्सी में डेरे डालना पस पर्दा दास्तान की निशानदही है। ये दोनों अवामिल किसी नूरा कुश्ती और माफ़ी तलाफ़ी की खबरें दे रहे हैं, जिसमें बानी PTI की मर्जी भी शामिल है। ख्वाजा आसिफ ऐसा कह रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी मुबैना डील के तासुर पर गंडापुर के किरदार पर सवालात उठाते हुए ये कहा है कि उनका किरदार मशकूक है और बुशरा बीबी की रिहाई में उनका हाथ हो सकता है। हमें PTI के दोस्त कहते हैं कि बुशरा बीबी खातून खाने हैं और वो सियासत नहीं करना चाहती और उनका आप ऐसी बातें ना करें, हम नहीं करेंगे। तो बुशरा बीबी क्या कारखाना मार्केटिंग करने हैं यहाँ पे या बड़ा मार्केट में जाएंगी? तो अगर वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में है, CM हाउस में है, तो बता दें कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर बुशरा बीबी ने पॉलिटिक्स करनी है, मैदान में आए। हाँ, CM साहब का रोल हो सकता है क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको शक की बुनियाद पर, क्योंकि जिस तरीके से वो खुद साख्ता रुपोशी उन्होंने इस्लामाबाद में इख्तियार की, उस पर काफ़ी लोगों को उन पर शक है। तो लिहाजा शायद उन्होंने वो किरदार उस शक के जरिए अदा किया हो कि बुशरा बीबी आकर पार्टी संभाल ले। लेकिन PTI मुसलसल डील की खबरों की तरदीद कर रही है। बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि किसी से कोई डील नहीं हुई, केसेस बोगस हैं, रिलीफ तो मिलना ही था।
कहीं न कोई बहाना बना देते और केस कर देते, लेकिन हम कानून को फेस कर रहे हैं, कानून के मुताबिक अपना रिलीफ सीख कर रहे हैं। हमारी डीले शीले नहीं हुआ करती, कानून के मुताबिक चलते हैं, कानून के मुताबिक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और इंशाल्लाह ताला हमें हर जगह रिलीफ मिलेगा। ये सारे बोगस केसेस है, सारे केसेस इंशाल्लाह ताला ख़त्म होंगे। लॉ में तरमीम होनी चाहिए, जो तरीक़ाकार है कि आप लोगों को जेल में रखो और फिर कहो जी इतना टाइम लगेगा, आपके शनाख्त परेड में शनाख्त परेड के बाद एक प्रोसेस होगा। मैं समझता हूँ ये कानून में तरमीम होनी चाहिए। बैरिस्टर गौर का कहना है कि रिलीफ तो मिलना ही है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं लतीफ़ खोसा, जिन्होंने एक बार फिर ये दावा किया है कि बानी पीटीआई नवंबर में रिहा हो जाएंगे और उनकी रिहाई में अदालती, सियासी और बैरूनी तीनों अवामिल शामिल होंगे। उधर 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत एक बार फिर पार्लिमानी महाज पर मुतहरिक दिखाई दे रही है और अब खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। और यही नहीं, दूसरी जानिब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम लाए जाने का इम्कान है और मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की जानिब से वोट खरीदे जाने का भी इंकशाफ किया है। हमारे 8 वोटों की जरूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर दिया था। अपोजिशन अगर हम वोट न करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज़्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता। मैं तो इलेक्शन से पहले भी कहता था कि मैं किसी भी अपने मुखालिफ को जेल में देखकर खुश नहीं होता और न ही ये जंग का तरीका है कि एक फरीक के हाथ खुले हैं, दूसरे को आपने बांध लिया है। तो ये तो मैं इलेक्शन से पहले भी कहता रहा, मैं किसी सियासतदान के जेल में होने के हक में नहीं हूँ। बशमूल इमरान खान के इंतखाब की तरफ जाना पड़ेगा अगर मुल्क को बचाना है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, सुबह खैर। आपके तो शहर इक़्तिदार में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी है, कैसा मौसम है? बेहतर है जी, और ज़ाहिर है बारिश होनी भी चाहिए ताकि आप स्मोक में फंसे हुए हैं और ओवरऑल भी फिर खुश खांसी और ये सब चीज़ें चल रही हुई होती हैं, तो कुदरत की तरफ से ये इनाम ही होगा। बारिश अल्लाह करे कि सब तरफ हो और बेहतरी आए, आमीन इंशाल्लाह। अच्छा आमिर साहब, ये सबसे पहले तो ज़रा बात कर लेते हैं 26वीं तरमीम को लेकर। जब तहरीक इंसाफ के जो वकला रहनुमा है तहरीक शुरू करने का वो ऐलान कर रहे थे, फिर सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में हमने देखा तहरीक इंसाफ के हमायती वकला को किस तरह से शिकस्त हुई और केपी से क्लीन स्वीप होना, इसको कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वकला ने फिर तहरीक के बयानियों को मुस्तरद कर दिया? देखें, बिल्कुल जो वकला चाह रहे थे वो हार गए। जो चाह रहे थे कि आईनी तरमीम के खिलाफ हम कैंपेन उठाएंगे और वकला हमारे साथ हैं और हम ही लीड करेंगे, तो वो तो उनको तो बहुत बड़ा धचका लगा है कि हर वक्त तहरीक का मूड में रहना। पीटीआई का चूंकि ये ग्रुप था, हामिद खान साहब उनके साथ थे और बाकी दूसरी तरफ थे, वो जीत गए। उनके पार्टी के जो थे ग्रुप के सदर वो जीत गए, मियाँ रऊफ जीत गए। अब ये इनके लिए एक धचका होगा और सुप्रीम कोर्ट से ही चूंकि इन्होंने आगाज करना था कि जी चूंकि 26वीं आईनी तरमीम हुई है और हम इसे नहीं मानते, अब नए सिरे से धांधली का भी रोना रोया जा रहा है इसके अंदर भी। और आज जब फाइनल हतमी तौर पे नताइज आ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगी पोजीशन के। कल रात 2 दफा गिनती भी दोबारा कराई उन्होंने और उसमें भी मियां रऊफ ही जीत गए, तो वाजे हो गया कि वो जीत चुके हैं। तो अब ये बहरहाल पीटीआई को नए सिरे से सोचना होगा कि वो वकला के कांधे पे तहरीक चलाएगी, वो लोगों के सर पे जाएगी या पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करेगी। अब उन्हें रीथिंक करना पड़ेगा क्योंकि हामिद खान का ग्रुप हार गया विद इन दी पार्टी, उनके खिलाफ पहले भी तनकीद हो रही थी। अब नए सिरे से शुरू होगा कि अब यंगस्टर्स को आने दें और ये बाबे जो हैं पीछे हट जाएं। बिल्कुल। तो आमिर साहब ये बताइएगा, अब हम देखते हैं हुकूमत फिर पार्लिमानी महाज पर मुतहरिक नजर आ रही है, क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को? क्या इस हवाले से उधर पेश किया जा रहा है कि इजाफा करने की जरूरत है? और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो तरमीम से तराजू में तवाज़ुन है, क्या वो बरकरार रहेगा? देखें, ये दोनों सवाल जो है ना 26वीं तरमीम से मुतालिक हैं और मुंसलिक हैं। 26वीं तरमीम में ये कर दिया गया है कि अब आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में बनेंगे, तो उसी वक्त गवर्नमेंट ने कुछ लोगों ने प्राइवेट मेंबर बिल भी किया था और अब यही तवक्को है कि अगले चंद दिनों में ये सरकारी बिल के तौर पे आएगा और 6 सीटें बढ़ाने का मकसद ये है कि कम से कम एक 5 रुकनी बेंच तो आईनी मुकदमात के लिए बनेगा। तो जजेस की दस्तयाबी कम ना हो, जहां एक तरफ बैकलॉग खत्म करने के लिए चीफ जस्टिस या अफरीदी काम कर रहे हैं नए फार्मूले के भी तहत, और पहले भी यही थी कि भाई इतने हज़ार के 60,000 के करीब केस हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इनको खत्म होना चाहिए और नीचे भी जाना चाहिए कि क्योंकि हम नीचे से टॉप पे आ रहे हैं दुनिया में इंसाफ की फराहमी के इंडेक्स में। तो ऐसा क्यों है? तो ये उससे मुंसलिक है। और दूसरी तरफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम भी इसलिए कर रहे हैं कि जो आईनी बेंच बनना है उनके कुछ मेंबर्स को भी
इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में शामिल किया जाए कमेटी में, ताकि जो आईनी मुकदमात शिफ्ट होने हैं उनकी तरतीब जो बननी है वो फिर इसी एक्ट के तहत उस अदालत के जजेस की मौजूदगी में मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ तय किए जाएं। सही है। अच्छा आमिर साहब, अगर हम बेंच कर रहे हैं, आईनी बेंच की बात कर रहे हैं, तो यही कहा जा रहा था कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जो है वो मुकर्रर किया जाएगा, लेकिन कल रात कामरान मुर्तज़ा साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि जो 2 मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनमें से ही तैनाती होनी चाहिए। तो इस पर क्या है, इस पर क्या कोई निजी बिल लेकर आया जाएगा या कुछ इस तरह की बात की जा सकती है? नहीं, देखें, ये तो अब सुप्रीम जुडिशल कमीशन में तय होना है। 13 रुकनी कमीशन है जो अभी तश्कील होना है, क्योंकि 4 पार्लियामेंट के मेंबर आने हैं, 1 स्पीकर ने नामजद करने हैं, बार काउंसिल से होंगे, अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर, और फिर बाकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज साहिबान हैं। ठीक है। तो वहां पे हो सकता है इत्तेफाक की राय से तय हो जाए और हो सकता है कसरत राय से तय हो जाए, क्योंकि 13 रुकनी कमीशन है। वहां पे जो प्रिवेल करेगा, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि जस्टिस अमीनुद्दीन हो और जज साहिबान भी उन पर इत्तेफाक कर लेते हैं तो बात खत्म हो जाएगी। उसमें पीटीआई के भी 2 मेंबर्स अपोजिशन के चुके आने हैं और पीटीआई राजी हो चुकी है इमरान खान से मंजूरी के बाद। अभी उस कमीशन की तश्कील होनी है, फिर वहां के बाद अगली बातें होंगी आईनी तरमीम में कि जी जो कामरान मुर्तज़ा साहब की फिर एक राय है जो हर सियासी जमात की राय होती भी है और होनी भी चाहिए कि वो समझते हैं कि वो 2 सीनियर जजेस में से आए। गवर्नमेंट समझती है कि 2 सीनियर जजेस अपने मुतनाज़ा किरदार की वजह से उनके लिए काबिल कबूल नहीं होंगे आईनी अदालत में, तो उन्हें नहीं होना चाहिए। तो ये फिर अब सुप्रीम जुडिशल कमीशन में ही तय होगा कि किसको सरबराह बनाया जाए। उस पर राय हो सकता है पीपल्स पार्टी की कुछ आए, मुस्लिम लीग नून बतौर जमात अपनी राय देगी, क्योंकि अभी तक किसी ने नाम पुट नहीं किया है। नाम बाज़ाब्ता तौर पे आएगा जब सुप्रीम जुडिशल कमीशन की मीटिंग होगी। बिल्कुल। तो मलाला ने भी ये ट्वीट किया था आमिर साहब कि बंदे कोई तोड़े गए हैं इस हवाले से, और इसके अलावा हम देखते हैं पीपल्स पार्टी उसका मौक़िफ़ एक बार फिर सामने आ रहा है कि अब उजलत नहीं दिखानी चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं 27वीं तरमीम के हवाले से अब किस करवट बैठेगा ये ऊँट? देखें, उजलत अगर थी तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ही फिर दिखाई ना, क्लियर कराने के लिए। तो अब भी ये मिलके ही करेंगे। मुर्तज़ा, आप तो कह रहे हैं 27वीं तरमीम पे हम जा रहे हैं, मेरी अपनी इतला भी यही है कि वो होनी है, लेकिन वो होगी ये जब 26वीं पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा। उसके नतीजे में अगर कोई मुश्किल होगी, और उसके अलावा जो पहले पैकेज बनाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से उसमें बहुत सारी चीजों को शामिल किया जाएगा, और उसके लिए इत्तेफाक है जो मौलाना फजलुर रहमान ने कल डीआई खान में प्रेस टॉक की थी। उन्होंने ये वजाहत की कि अगर हम ना वोट करते, और हम तो ये खबर दे चुके कि मौलाना फजलुर रहमान को बता दिया गया है कि अगर आप नहीं वोट देंगे तो हमारे पास वोट मौजूद है। आपको याद रखना चाहिए हैदराबाद में बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था, फिर हम जबरदस्ती भी वोट कराएंगे। तो वो वोट गवर्नमेंट के पास सेनेट में भी मौजूद थे, कौमी असेंबली में भी मौजूद थे, और अब भी हैं। और अभी तो मखसूस नशिस्तों का फैसला भी आना है जो मेरे हिसाब किताब से गवर्नमेंट के हक में आ रहा है। तो फिर तो सेनेट में सिर्फ सेनेटरों की जरूरत रहेगी, जो कि आपके जहन में है कि पीटीआई शोकाज नोटिस दे चुकी हुई है, अभी एनपी मैंगल के सरबराह कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने 2 सेनेटर जेयूआई के भी वापस किए थे जो गवर्नमेंट के साथ आके मिल गए थे, जिसपे इन्होंने गुस्से का भी इज़हार किया था, लेकिन चूंकि इत्तेफाक राय हो गया। और यही वो प्रेशर था जिसका वो मौलाना फजलुर रहमान पूरी तरह तो जिक्र नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि अगर हम वोट ना करते तो वो खुद भी करा लेते। तो अच्छा हुआ कि हमने बहुत सारी चीजें ऐसी मनवा ली जो हम नहीं चाहते थे कि वो आए, तो वो हटा दी गई और आईनी तरमीम हो गई। सही है। अच्छा आमिर साहब, तरमीम की तो बात हो गई, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में बज़ाहिर कुछ कमी दिखाई दे रही है, क्या ये आगे चलकर भी रिलीफ इसी तरह से चलेगा? क्योंकि जो बुशरा बीबी की रिहाई है उसे डील का नतीजा करार दिया जा रहा है, और ख्वाजा आसिफ भी बार बार रिलेट कर रहे हैं जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर डी चौक से गायब हुए, वहाँ नहीं पहुँचे, इससे रिलेट कर रहे हैं। और डी चौक में जो जाए बगैर अली अमीन गंडापुर गायब हुए, उसके बाद उनका एक बयान भी आया था कि अब खुशखबरियां आएंगी। तो क्या इससे रिलेट किया जा रहा है, ये दुरुस्त है? उन्होंने कहा था केपी असेंबली में कि 2 हफ्ते में अच्छी खबरें आएंगी। हाँ। तो 2 हफ्ते में ही बेगम बुशरा की जमानत पे रिहाई की खबर आ गई, और जो उन्होंने धमकियां शमकियां लगाई थी 8 घंटे गायब होने की और 30 घंटे में केपी में पहुंचने में, पंजाब केपी असेंबली में पहुंचने की जो उन्होंने तावीलें मुख्तलिफ घड़ी थी, जिसपे आज भी कोई बंदा एतबार नहीं कर रहा, उसका ये नतीजा है कि चाहे ख्वाजा आसिफ ट्वीट करें, चाहे वो गवर्नर केपी बात करें कि क्या वो बेगम बुशरा सियासत में आ रही हैं या यहाँ पे कारखानों बाजार में कोई शॉपिंग के लिए आई हैं, तो बात तो हो रही है। देखिए, सियासी जमातें हैं, लेकिन फौज का एक मुतालबा अभी तक है मौजूद कि आपको 9 मई की माफी मांगनी होगी और मजम्मत करनी होगी, और वो है इमरान खान से मशरूत, पार्टी के बानी चेयरमैन वो हैं।
तो रास्ता अगर निकलना है तो आपको और हमें देखना होगा कि फिर इस किस्म का कोई बयान आएगा, क्योंकि हम देख रहे वरना हैं चीजें चल रही हैं अभी कोई ऐसी फिलहाल फौरी बिल्कुल पुरुमीद रखा जाना चाहिए लीडरशिप को। जैसे लतीफ खोसा कह रहे हैं कि नवंबर में आ जाएंगे, लेकिन लतीफ खोसा तो जनवरी में भी ला रहे थे, फरवरी में भी ला रहे थे। ये मुख्तलिफ लीडर्स के बयान उठा लें सर, तो उनकी वो उम्मीदें हर तो महीने ट्रंप एक से भी नई हैं। तारीख देते थे। जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि ट्रंप आएंगे और वो फोन कर देंगे। चले, ट्रंप 5 को आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये 5 को फैसला हो बिल्कुल, जाएगा आमिर साहब। क्योंकि अमेरिकी सदारती इलेक्शन आ रहा है। चलो देखते हैं कि कौन आता है और क्या वाकई कोई सपोर्ट होती है कि नहीं। लेकिन मुलाकातों का मौसम बहार तो आ ही गया है। हम देखते हैं कि उनसे मुलाकातें हो रही हैं बानी पीटीआई से, और हुक्मरान जमात के जो कई रहनुमा, आपने जैसे जिक्र किया कि ये तासुर भी उनकी बातों से मिल रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा है। आपने बताया कि ऐसा ही है। ये रूटीन का मामला आपको लगता है? क्योंकि देखें, डील की बात अगर आप कर रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो नरमी बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं तो मौक़िफ़ बदला जा रहा है। नहीं, आप नरमी ना कहें। जो सख्ती की गई थी कि इमरान खान को आईनी तरमीम के दरमियान में किसी से नहीं मिलने दिया जाएगा, तो वो मसला तो हल हो चुका। जो भी गवर्नमेंट ने मकसद अचीव करना था वो तो कर लिया। आईनी तरमीम हो गई, लागू हो गई। नए चीफ जस्टिस उस आईनी तरमीम के नतीजे में तीसरे नंबर से पहले नंबर पर आ गए, उन्हें चुन लिया गया। तो फिर इमरान खान पे इस वक्त सख्ती का कोई मकसद नहीं था। वो मकसद यही था कि उनकी मुलाकातें रोकी जाएं, बयानात रोके जाएं, राब्ते रोके जाएं। तो वो रोक दिए गवर्नमेंट ने। उनकी बहनों को भी बंद कर दिया था। जो उन्होंने मार्च करने की एससीओ पे कोशिश की थी, उनकी भी जमानत हो गई। बेगम बुशरा 9 महीने बाद आ गई। तो जमानत भी तो हर इंसान का हक है और अदालतों का ही हक है ना। अगर अदालतें सजाएं देती हैं तो बरी भी करती हैं, जमानत भी देती हैं, इस पे तो कोई दो राय नहीं। लेकिन इस वक्त सवाल सिर्फ 9 मई वाला खड़ा हुआ है इमरान खान के ऊपर। आप और हम उसको देखेंगे, उसके ऊपर कोई बात आती है तो समझे बस ठीक है, और नहीं आ रही तो फिर अभी कुछ भी नहीं हो रहा। सही है। अच्छा आमिर साहब, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एक तरफ तो खुशखबरियां सुना रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, दूसरी जानिब धमकियां भी लगा रहे हैं कि अगर बानी पीटीआई की जो सहूलियात हैं जेल में वो उन्हें नहीं मिलती हैं दोबारा से, जैसे कि अखबार नहीं था, टीवी और इस तरह की सारी सहूलियात अगर नहीं मिलती हैं तो फिर मुल्क बंद कर देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वर्कर को इतना कंफ्यूज क्यों रखा हुआ है? फिर जिस तरह वो चीफ मिनिस्टर साहब दाव खेल रहे हैं, जब मुल्क बंद करना था तो उस वक्त वो गायब हो गए वर्करों को छोड़ के। वो कल भी इस्लामाबाद की अदालतों में पड़े थे बेचारे, कोई पुरसाने हाल नहीं था उनका। तो जब सहूलियात वापस आ गई तो उन्होंने धमकियां लगा दी। तो आप इससे अंदाजा कर लेना कि ये गिरड़ भपकियां हैं, ये धमकियां नहीं है। तो जो जब अभी खान साहब को सलमान तमाम अकरम राजा सहूलियात साहब वापस कह मिल रहे हैं, चुकी। सलमान अकरम राजा साहब जो कह रहे हैं कि अब जो है ना सड़कों पर ही एहतजाज होगा, सड़कों पर ही जो है इस हवाले से फैसले किए जाएंगे। तो आप ये सोचते हैं कि ये दोनों बातें एक साथ मिलती नहीं है, अली अमीन गंडापुर की बात और जो सलमान अकरम राजा साहब की बात है? देखिए, फिर वो जो धमकी लगा रहे हैं सलमान अकरम राजा, ये वही हैं जो 2 दिन पहले कह रहे थे कि मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं लोगों के साथ आऊँ 6000 लोगों को और वो 2000 पकड़े जाएं और 4000 की पिटाई हो जाए। तो इस तरह तो नहीं होगा, 4 लाख बंदे को बाहर निकलना पड़ेगा। तो फिर तैयारी तो करनी पड़ेगी ना उसके लिए। फिर इनकी रुपोश क़यादत को सामने भी आना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लोग वर्कर जो है मार खाने आ जाए। वर्कर ने 2-3 दफा आके देख लिया ना कि लीडरशिप गायब हो जाती है। सलमान अकरम राजा ने कब लीड किया फ्रंट से? वो तो गायब है। वो तो कहते हैं ये बेवकूफ़ी है कि मैं अपने तजर्बे को सामने रखते हुए अरेस्ट दे दूं, तो मैं तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब पता चलेगा कि जो दावा कर रहे हैं उसमें हकीकत के लिए वो खुद कितना रंग भरते हैं। और आमिर साहब खुद भी तो कंफ्यूजन है क़यादत में। अभी उनका धड़ा, एक मिनट, उनका धड़ा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हार गया। तो अब उन्हें किस तरह तहरीक चलानी है ये अब उन्हें नए सिरे से सोचना है। क्योंकि शेर अफजल मरवत कल गुफ्तगू कर रहे थे एक जगह पर, तो वो ये कह रहे थे कि 3 लाख बंदे मुझे दे दे, तो फिर उसके बाद देखिए हम सड़कों पर होंगे और हम एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, वो आके हमसे बात करेंगे। आप तो शेर अफजल मरवत साहब मुख्तलिफ टोन्स देते हैं ना दिन में कई, तो ये उन्हीं में से एक है कि 3 लाख बंदे देते। भाई निकाल लो फिर आप बंदे, आप वहां से चलो, आप जहां से जीत के आए हो हल्के नियाबत से लेके लोगों को निकलना शुरू करो, फिर आपके साथ पाकिस्तान मिल जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं किसी की। बार बार कहते हैं मुझे इमरान खान अभी पिछले दिनों में कह रहे थे कि इस तरह के लूले लंगड़े जो एहतजाज हैं उनका भी कोई फायदा नहीं होगा। तो उसी में अली अमीन गंडापुर को वो कहते हैं एक सांस में कि वो बहुत अच्छा आदमी है, वो ठीक लीड कर रहा है, साथ ही वो कह देते हैं। तो बंदा क्या करे, इनकी इस तरह की दोनों तरफ खेल रहे हैं वो। अच्छा चाहिए अपने हल्के से लोगों को निकले। आमिर साहब, सियासत की बात हो गई, हमने मौसम की भी बात की शहर इक़्तिदार में। इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं कि चोरी डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता रोज़ भी एक बैंक डकैती का वाक़या आपने देखा ही है। कहाँ है आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग? देखें, हम तो कह रहे हैं ये बात कि कल बड़ी ज्यादती हुई है, परसों हुई है, एकदम कोई गैंग आया है, आईजी दावे कर रहे हैं। आज सुबह उन्होंने कुछ मुसल्लह फौजी दस्ते भी बैंकों के बाहर एक सिपाही लगा दिया है। अब ये हल नहीं है। हल ये है कि जो गैंग आया है उसको पकड़ें।
ये तो कोई बात नहीं है कि आप कितने दिन लगाएंगे फिर इस तरह, वो गैंग दुबक जाएगा 4 दिन के लिए। उन्होंने दावा तो किया है कि आज शाम तक हमें कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी, अल्लाह करे कि मिले। ये उनकी जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी है लाइन फोर्सेस की, आईजी इस्लामाबाद की, कि इस्लामाबाद के शहरी पुरअमन रहे, कि वो कराची की सिचुएशन ना देखेंगे जी एटीएम पे जाते हुए भी डर रहे हो। और अब तो वो खुल्लम खुल्ला डकैत आते हैं, पिस्तौल लेके आ रहे हैं, गन लेके आ रहे हैं, हमला करते हैं, निकल जाते हैं। तो ये इस्लामाबाद पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है कि बड़के लगाने की बजाय, ट्वीट्स पे रहने की बजाय ग्राउंड में नजर आए। आईजी साहब को, आईजी की जो ट्रैफिक पुलिस है, वो कोई रोड बन रहा हो तो उसको मैनेज करने में नाकाम हो जाती है। लोग जब वीडियोस डालते हैं उसके बाद चंद सिपाही आते हैं, हला लला करके गायब हो जाते हैं। ये है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, कुछ और काम मैनेज कर रही है, कुछ उनके ऊपर स्कैंडल्स के इल्जाम आ रहे हैं, हम कर रहे हैं उस पर बात, चीजें लेके आएंगे सामने कि वो पुलिस कहाँ बिजी है, उनके एसपी ट्रैफिक क्या कर रहे हैं। तो शहर को मैनेज जहां ट्रैफिक के अंदर करना है, वहां लाइन ऑर्डर में ये बुनियादी जिम्मेदारी आईजी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की है कि भाई आप अगर वजीर दाखिला के साथ बैठ के मोहसिन नकवी के साथ अंडर पासेस की टाइमलाइन तय करते हैं, तो असल इशू ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर आपने करना है, जो प्रोजेक्ट शुरू करना है, उसमें लोगों के लिए मुश्किलात ना पैदा हो। आप सिर्फ प्रेस रिलीजों पे ना जारी रहें, मौके पे भी मौजूद रहें। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा, बड़े दावे हमने लाहौर में सुने थे, उनके अच्छे अफसर हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई एफिशिएंसी, क्योंकि ये इस्लामाबाद की जो आईजी हैं वो उनके अंडर है, चीफ कमिश्नर के, वो डायरेक्ट नहीं है वजीर दाखिला, वो एक सिस्टम है। तो सिस्टम में इस्लामाबाद इंतजामिया कहाँ है, ये भी बड़ा सवाल हो। ये वाकई बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। पॉलिटिकल सिचुएशन पर बात की, जाते जाते शहर इक़्तिदार के हवाले से हमने बात कर ली। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ स्टेट की जिम्मेदारी है, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, तो उसके लिए खुदारा इसको शहर कायद, शहर इक़्तिदार को ना बनने दें, क्योंकि हम नहीं अफोर्ड कर सकते ऐसा। इसके साथ ही हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आपका ही मर जाती है। वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर का महीना है जिसमें हम ब्रेस्ट कैंसर से आगाही मुहिम चलाते हैं। मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं और उन तकरीबात में इससे आगाही पहुंचाई जाती है, और ख़ास तौर पर एक्सप्रेसो का प्लेटफॉर्म है जिससे हम ये जिम्मेदारी मुसलसल निभा रहे हैं। आज भी हम एक ऐसी तकरीब जो कि इस वक्त ऑन गोइंग है, एक ऐसा टूर्नामेंट जो कि ऑन गोइंग है, उसके मुतालिक आपको बताएंगे। पोलो इन पिंक टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया और लाहौर में ये जारी है। पोलो इन पिंक में बहुत से जो पार्टी लीडरान हैं, जो बहुत से रहनुमा हैं, उन्होंने भी शिरकत की है, वो भी मौजूद थे। और टूर्नामेंट में 16 गैर मुल्की ख़वातीन खिलाड़ियों ने शिरकत की है। गैर मुल्की ख़वातीन खिलाड़ियों का ताल्लुक इटली, अर्जेंटीना, नॉर्वे, ईरान, इंग्लैंड, मैक्सिको और आयरलैंड से था। और इस टूर्नामेंट का मकसद छाती के कैंसर की आगाही और इसके इलाज से मुतल्लिक रहनुमाई था। और इस मुस्बत कॉज में शामिल अंडर 19 पोलो टूर्नामेंट खेलने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी और बहुत सी दीगर पोलो गेम्स में हिस्सा लेने वाली पोलो प्लेयर माहनम फैसल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं टूर्नामेंट के मुतालिक, पोलो में पाकिस्तानी खवातीन के मुस्तकबिल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम माहनम, वेलकम टू एक्सप्रेसो, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। अच्छा मानम, सबसे पहले तो टेल अस मोर अबाउट पोलो इन पिंक टूर्नामेंट और कैसा एक्सपीरियंस रहा, और ब्रेस्ट कैंसर से अवेयरनेस के लिए ये कितना मौसर टूर्नामेंट था? बेसिकली ये पोलो इन पिंक टूर्नामेंट पिछले हफ्ते खेला गया था लाहौर पोलो क्लब में। इट वाज डन बाय द एफर्ट्स ऑफ पिंक रिबन एंड लाहौर पोलो क्लब एंड देयर वर 16 गर्ल्स प्लेइंग इन इट एंड 3 पाकिस्तानी थी, बाकी गैर मुल्की खवातीन थी। और बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड हुई थी, बिकॉज इतने ज़्यादा स्केल पे ये था, ये न्यूज़ पे हर जगह था एंड सो मेनी पीपल केम टू वॉच दीज मैचेस, सो इट वाज रियली गुड टूर्नामेंट एंड इट वाज रियली फन। अच्छा मानम, आप बताइएगा, पढ़ती हैं आप और क्या पढ़ती हैं? पोलो खेलने का शौक कैसे पैदा हुआ? जी, आई एम इन स्कूल, आई एम इन ग्रेड 10 एंड पोलो का मुझे इस तरह शौक हुआ कि माय मामू ही यूज्ड टू प्ले, सो वहाँ से आई गॉट इंटरेस्टेड, फिर मैंने वहाँ से आई पिक्ड अप द स्पोर्ट ऑफ पोलो। अच्छा, तो मानम पोलो के हवाले से बताएं कि कितना मुश्किल खेल है ये, और आपको लगता है कि जो पाकिस्तानी खवातीन हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए इस खेल में? मुश्किल तो हर खेल ही होता है, लाइक आप कोई भी स्पोर्ट खेलें आपको अपनी मेहनत तो देनी पड़ती है एंड इट्स ऑब्वियसली डेंजरस, इट्स अ डेंजरस स्पोर्ट, इसीलिए तो इतनी लड़कियां नहीं आती, बट खवातीनों को आना चाहिए स्पोर्ट में और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ भी रहा है। और आई थिंक गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके बारे में, लड़कियों को प्रमोट करें और कंपनीज को करना चाहिए। बिल्कुल, आपका कॉज भी अमेजिंग है, टूर्नामेंट भी अमेजिंग है। हम देख रहे हैं बहुत से जो लीडरान हैं, जो बहुत से मुअज़्ज़ज़ीन हैं, वो यहाँ पर आए, उन्होंने आपका टूर्नामेंट भी देखा है, कारकर्दगी भी देखी है। आप बताएं, गैर मुल्की जो इसमें खिलाड़ी शामिल हैं, उनकी कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? कैसे ट्रेनिंग करती हैं, कैसा खेल पेश करती हैं? जी, जो भी प्लेयर्स सारी आई थी बाहर से, दे वर वेरी फोकस्ड प्लेयर्स,
और इतनी काफ़ी अच्छी भी थी, जैसे जो अर्जेंटीना और मेक्सिको से आए हुए थे वो बहुत अच्छा खेले हैं एंड उनसे हमें बहुत सीखने को मिला है, उन्हें हमें बहुत चीज़ें सिखाई हैं, हमें इम्प्रूव करवाया है, सो इट वाज रियली फन एंड उनकी ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क महसूस होता है जब हम उनके साथ खेलते हैं बिकॉज उनके पास फैसिलिटीज़ बेहतर थी एंड तो क्या फैसिलिटीज़ है मानम जो आपको लगता है कि उनके पास हैं और यहाँ पर नहीं है? बेसिकली सबसे ज़्यादा आई थिंक इन यहाँ पे पाकिस्तान में वन ऑफ द रीजंस दैट मोस्ट पीपल डोंट प्ले पोलो और लड़कियाँ नहीं खेलती इस बेसिकली आपको पोलो में बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, राइट? तो पाकिस्तान के अंदर वैसे ही लाइक इतनी ज़्यादा नहीं होती, इवन द गवर्नमेंट और कंपनीज इस तरह नहीं करती, लाइक जैसे इस टूर्नामेंट में आई वाज प्लेइंग विद क्रू लॉजिक्स टेक्नोलॉजी सो दे वर माय स्पॉन्सर, राइट? बट अगर इस तरह की कंपनीज हमें स्पॉन्सर नहीं करेंगी तो वी वोंट बी एबल टू ग्रो लाइक दैट। तो मानम आप यू आर ऑलरेडी इन स्कूल, तो ट्रेनिंग कब से शुरू की थी आपने? Basically, polo. This is my second year playing polo, but I've been riding since 3-4 years. तो मैनेज कैसे करती हैं मानम स्टडीज़ और फिर ट्रेनिंग, कैसे टाइम जो है वो आपने अपना डिवाइड किया होता है? मतलब स्कूल होता है, स्कूल के 3 o'clock and then उसके बाद I go to practice around 4 o'clock. ठीक है। अच्छा, तो मानम कुछ खास जो लोग पोलो खेलना चाहते हैं, कुछ खास ट्रेनिंग टिप्स जो आप देना चाहें, आपको लगता है कि ख़वातीन ख़ास तौर पर जो अब इस शोबे से मुंसलिक होना चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगी उनको? मैं यही कहूँगी कि आप राइडिंग करें स्टार्ट ऑफ यंग, मतलब कि आप जितनी जल्दी कर सकते हैं आप खेलना शुरू करें, राइडिंग सबसे पहले करें बिकॉज राइडिंग के बगैर यू कांट प्ले पोलो प्रॉपर्ली, राइट? तो जितनी आप राइडिंग अपनी इंप्रूव करेंगे उसी तरह फिर आपकी पोलो भी बेहतर होगी बिकॉज इट्स लाइक अ प्रोसेस, आप सीधा पोलो पे नहीं कहा जा सकते। अगर आप राइडिंग पहले करोगे फिर आप स्टिक एंड बॉल करते हो एंड देन यू प्ले मैचेस बिकॉज यू कांट जस्ट स्ट्रेट गो टू मैचेस बिकॉज इट चेंजेस दैट। तो मानम पाकिस्तान में पोलो का क्या फ्यूचर देखती हैं आप? जी, पाकिस्तान में पोलो का फ्यूचर बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। इस वक्त 16 टीम्स बनी थी, सो दैट्स अ लॉट ऑफ प्लेयर्स बिकॉज ईच टीम में देयर 4 प्लेयर्स, सो इमेजिन सो मेनी पीपल वर प्लेइंग इन दिस टूर्नामेंट एंड इस तरह के टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लाहौर तो इज फिल्ड विद पोलो, गर्ल्स इतनी ज़्यादा नहीं है बट लड़के तो बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं पोलो। एवरी वीक देयर इज अ टूर्नामेंट एट वन क्लब और अनदर। अच्छा मानम, हम देखते हैं कि बहुत मुश्किल होता है घुड़सवारी करना, उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर टेक्निक चाहिए होती है, मुसलसल आपको जो है घोड़े के साथ ताल मिलाकर जो है उस पर राइड करना पड़ रहा होता है। तो आप उसके अलावा खेल को किस तरह से मैनेज किया जाता है, कुछ हमें भी बताइए इस मुताल्लिक, क्योंकि आपको एंगल का ख्याल रखना पड़ता है, हिट करना होता है बॉल को स्टिक से, तो ये तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल खेल दिखाई देता है। जी, मुश्किल होता है बिकॉज आपने अपने घोड़े को संभालना होता है, साथ ही ऑल्सो हैव टू हिट द बॉल, राइट? बट अगर आपकी देखें, अगर आप राइडिंग हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी ग्रिप बन जाती है, तो इट कम्स नेचुरली। इवन द स्विंग, आप स्विंग की पोलो पिट पे प्रैक्टिस करते हैं हम, फिर इस तरह ये होता है कि जब हम ग्राउंड में आते हैं ना तो हमारा वो नेचुरल एक फ्लो हो जाता है, वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट, लाइक हम खुद से कर लेते हैं, हमारी बॉडी को यूज्ड टू हुई होती है इससे। ओके मानम, इन दी एंड में चाहूँगी कि कुछ कहें, बहुत सारी ख़वातीन आपको देख रही हैं जिनका आपको देखकर दिल चाहता है कि वो भी पोलो जो है वो खेले, तो उनको पोलो में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जी, आई वुड से कि हर बंदे को खेलना चाहिए और ये इससे ना डरें कि बहुत डेंजरस है कुछ हर स्पोर्ट डेंजरस होती है। अगर आप अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से करें एंड यू एक्चुअली लर्न पोलो देन इट्स एक्चुअली अ रियली फन स्पोर्ट। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। मानम ने कहा हर बंदे को खेलिए, लेकिन जो खेल सकता है वो खेले। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बैक टू एक्सप्रेस। तो जनाब, हमने देखा है कि लोग पेशन गोइयां कर रहे होते हैं कि आपका दिन कैसा गुजरेगा, आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, और इसमें काफ़ी एक्यूरेसी भी पाई जाती है। आपको लगता है कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, इसके पीछे नफ्सियात क्या है? हम सेगमेंट हमाकत की नफ्सियात में जानते हैं वक़ार अहमद मलिक से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं हमाकत की नफ्सियात। और हमाकत की नफ्सियात में आज बात करेंगे बर्नम इफेक्ट पे, और बात सुनने के बाद, यानी हमारे बात करने और सुनने के बाद आप इस नतीजे पे ज़रूर पहुंच जाएंगे कि इन चीज़ों की क्या अहमियत है। ये जो हॉरोस्कोप है, एस्ट्रोलॉजी है, जिस आपका ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, आपके सितारे क्या कहते हैं, वगैरह वगैरह, ये जो चीज़ें हैं इन पे किस हद तक यकीन करना चाहिए और साइकोलॉजी ने इस पे क्या काम किया। ये मारूफ एंटरटेनर हैं पीटी बर्नम, जिनके नाम से ये इफेक्ट जो है वो रखा गया, और 1956 में बेसिकली साइकोलॉजी में इस पे काम हुआ। और बर्नम इफेक्ट जो है वो बुनियादी तौर पे क्या है, इसको बुनियादी तारीफ़ हम क्या कर सकते हैं। इसकी बुनियादी तारीफ़ जो है, ये बहुत ही सादा तारीफ़ ये है कि जो जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है, जो अमूमी एक इन्फॉर्मेशन है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, वो
हर किसी पे अप्लाई हो सकती है। जो फ़र्द है वो ये समझता है कि ये क्योंकि हर किसी पे तो अप्लाई हो सकती है, यानी एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, वो मुझ पे भी अप्लाई हो सकती है और वो उस पर बाकायदा यकीन करता है। लेकिन इसमें बड़ी हुनरमंदी है, बहुत हुनरमंदी है, और उसी पे हम आज बात करेंगे। अब हुनरमंदी क्या है, ये देखिए ना, ये फिनोमेना जो है कि 2000 साल पुराना है। यानी अगर हम इसको ट्रेस करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये जो आपका ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, या पेशेंट गोइयाँ, या प्रडिक्शन, या ये तमाम चीज़ें जो हैं, और एस्ट्रोलॉजी की मदद से ये तमाम चीज़ें जो हैं, इनकी तारीख जो है 2000 साल कदीम है। तो 2000 साल कदीम ये जो चीज़ है, अगर इसने मुसलसल ये रही है और आज भी है, तो इसकी ग्राउंड क्या है, इसकी बुनियादें क्या हैं। आपको एक छोटी सी सादा सी मिसाल दूंगा। एक जगह पे, एक किसी दफ्तर में अगर कोई बॉस 25 या 30 लोगों को इकट्ठा करता है और उनको कहता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, और उनको अप्रिशिएट करता है, यानी उनको एक पॉजिटिव फीडबैक देता है, तो उस पॉजिटिव फीडबैक को सुनने के बाद हर इंडिविजुअल उसको इंडिविजुअली ले रहा होता है, इनफरादी सतह पे ले रहा होता है। वो ये कह रहा होता है कि ये मेरी तारीफ हो रही है, यानी वो ग्रुप से हट के वो एक खुश हो रहा होता है। लेकिन अगर वो नेगेटिव फीडबैक हो, मनफी फीडबैक हो, तो हर इंडिविजुअल एलिमिनेट कर लेगा अपने आप को उसमें से कि ओवरऑल ग्रुप की जो है हो रही है, मैं मतलब, और इसमें मैं तो खैर जिम्मेदार भी नहीं हूँ वगैरह वगैरह, तो वो अपने आप को अलग कर देगा। इसका मतलब है जो फीडबैक होती है, जो हैप्पी या पॉजिटिव, ये जो है वो अगर ये जनरल इन्फॉर्मेशन ही हो, जेनेरिक ही हो, तो इंडिविजुअल जो है इसको अपने ऊपर लेता है और वो ग्रुप को फरामोश कर देता है कि ये ग्रुप की हो रही है। वो अपनी ज़ाती उसको लेता है, ज़ाती सतह पे लेता है, नेगेटिव वो तो नहीं लेता। अब इस चीज़ को आप बर्नम इफेक्ट को, यानी अब आप इसको लेके आ जाइए हॉरोस्कोप और इसका आपका ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट देता हूँ, और वो एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे जवाब आपको वैसे ही मिल जाएंगे। जो महीना के हिसाब से छपती हैं चीज़ें कि आप ये महीना कैसे गुजरेगा या आपका ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, या आप महीने के हिसाब से होता है कि हर बुर्ज की एक बारी होती है। तो फ़र्ज़ किए कि आपका बुर्ज जो है वो संभला है, तो आप उसको ना पढ़िए, बल्कि आप किसी और को, जद्दी को पढ़ लीजिए, और जद्दी को यूँ समझ के पढ़िए कि ये आपका बुर्ज, ये मुकम्मल तौर पे ये अपने ज़हन में बिठा लीजिए कि ये आपका बुर्ज है, और उसके बाद पढ़ना शुरू कीजिए। तो आपको मालूम होगा कि वो तमाम चीज़ें ऐसे हैं जैसे वो आप पे हैं। और आप जितनी भी बुर्ज हैं उनको जब आप ये सोच के पढ़ेंगे कि ये आपका है, तो आपको मुकम्मल तौर पे ऐसे फील होगा कि जैसे ये, क्योंकि उसमें नेगेटिव फीडबैक नहीं दी जाती है, लेकिन वो इतनी खूबसूरती से दी जाती है, जैसे आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, आप फिक्रमंद बहुत ज़्यादा होते हैं, आप जो हैं वो हसास बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी होगी नेगेटिव फीडबैक जो कि आपको अच्छा लगेगा कि हाँ नहीं, मैं हूँ तो वाकई बहुत ज़्यादा हसास। आप बहुत जल्द जो है वो दूसरे लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं। ये भी मेरा ख्याल है कि हर बंदा ये समझते हैं। आप हर दूसरे पे ट्रस्ट कर लेते हैं और फिर आपको धोखा मिलता है। और इस तरह की तमाम वो जो जेनेरिक सी चीज़ें होती हैं वो आपको दे दी जाती हैं, वो आप जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं फौरी तौर पे। मैंने आपको वो जो अप्लाई वाली मिसाल दी थी कि दफ्तर वाली, ये बिल्कुल उसके साथ बैठती है। अगर वो बिल्कुल वाज़े नेगेटिव हो, मनफी फीडबैक हो, या मनफी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो, या मनफी पेश गोई की जा रही हो आपकी लाइफ के हवाले से, वहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे, और आप यही देखेंगे कि वो ग्रुप का या जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है जो आपसे रेलेवेंट है वो आप ले लेंगे। सो अब ये जो बर्नम इफेक्ट है, इसका नुकसान क्या? इसका नुकसान ये है कि एक तो है पढ़ने की हद तक मामला, यानी आपने किसी को अपना हाथ दिखाया, आपने कहीं किसी जगह पे कोई अखबार में पढ़ लिया कि आपका ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, या आप अपने ये एक और चीज़ है। एक है कि आपकी वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो भी चीज़ है, वो आपके इरादे में आ गई, वो आपकी डिसीजन में आ गई, वो आपके फैसले में आ गई। अब वो क्योंकि जनरल इन्फॉर्मेशन है, वो किसी सूरत में भी मंतकी नहीं है, वो आपके हवाले से कतन कोई स्टडी नहीं की गई, वो एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है जिसको आप एक मुतासिब होने की वजह से, एक तासुब की वजह से, बर्नम इफेक्ट तासुब की वजह से आप को ऐसे परसीव हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है जैसे ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिकली गलती तो यहाँ पे आप कर ही रहे हैं। उसके बाद ना सिर्फ ये गलती कर रहे हैं, बल्कि उस गलती को फैसला साजी में ढाल रहे हैं। तो उसके बाद नतीजा क्या बरामद होगा? वो नतीजा ये बरामद होगा कि आपकी जो वेल बीइंग है, आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी का जो म्यार है, म्यार ज़िंदगी है, वो मुतासिर होगा। तो ये जो रुझान है किसी भी जनरल स्टेटमेंट को पर्सनल मीनिंग देने का, यानी उसके साथ पर्सनल मीनिंग को अटैच करने का,
ये बहुत खतरनाक रुझान है और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है और उसको अब तक ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत सारी जगहों पे फैला हुआ है। ये मार्केटिंग की आप दुनिया में चले जाएं, एडवर्टीजमेंट की दुनिया में चले जाएं, तमाम जिस भी आप जगह जाएंगे तो ये इफेक्ट आपको मिलेगा और ये इफेक्ट जो है ये उस वक्त ख़तरनाक हो जाता है जब आप इसको ये आपके अमल में डलता है, आपकी डिसीजन मेकिंग में डलता है। सो डिसीजन मेकिंग जो है ये बड़ी एक क्रिटिकल चीज़ है और इसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग ये तनकीदी शऊर वाहिद वो फैकल्टी है, वाहिद वो सलाहियत है जो कि आपको बेहतर डिसीजन करवा सकती है। अदरवाइज ये जितने तासुबात हैं ये आपको ऐसा फैसला करवाते हैं जो कि गैर मंतकी होता है और गैर मंतकी फैसला जो है वो हमेशा गैर मंतकी नतीजा बरामद करता है। देखते रहिए हमाकत की नफ्सियात। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। टॉप ऑफ द आवर अपना सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफैरा फैज़ बता रही हैं लाहौर किले में वाक़ मौजूद आर्मरी गैलरी के हवाले से। आइए जानते हैं। आज हम आपको लाहौर किले में वाक़े एक ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जहां पर पंजाब के हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह की कुछ अशिया को महफूज कर रखा गया है। बल्कि इसके अलावा इस गैलरी में सिख और ब्रिटिश दौर के जो जंगी हथियार थे उनको भी महफूज किया गया है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि पुराने दौर के जंगी हथियार आखिर कैसे थे। इस वक्त हमारे साथ राना अफजल साहब मौजूद हैं जो सीनियर टूर गाइड हैं और आज हमें इस गैलरी के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मुझे इस गैलरी की बिल्डिंग के बारे में जानना है कि ये है कितनी पुरानी और माजी में ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले एक्सपर्ट टीम को मैं खुश आमदीद करता हूँ शाही किले में। ये आप जिस तरह की बिल्डिंग के सामने खड़े हैं ये बेसिकली जहांगीर बादशाह जो था उसका ये पैलेस था। नीचे वाली जो बिल्डिंग है ये 1617-18 में मुकम्मल हुई थी। ऊपर वाली जो बिल्डिंग है वो महाराजा रंजीत सिंह की लाडली बीवी थी रानी जंदा, ये स्पेशली उसके लिए बनाई गई। तो यानी ये जो बिल्डिंग है ये ब्लेंड है जी मुगल टाइम पीरियड का भी और सिख टाइम पीरियड का भी। तो सर मुझे ये बताएं कि ये जो गैलरी है आर्मरी गैलरी जहाँ पे आज हम मौजूद हैं, इसका कयाम जो है वो कब अमल में आया और किसने बनाई थी? 1965 में ये जो जहांगीर का पैलेस था इसको प्रॉपर आर्मी गैलरी में कन्वर्ट किया गया था। ओके ठीक और है। ये जितना भी वेपन है इनमें मुगलों का कोई वेपन नहीं है। ठीक है, तो व्यूअर्स अभी चलते हैं आपको अंदर से गैलरी का विजिट कराते हैं और जो मजीद इंटरेस्टिंग मालूमात है उसके बारे में भी जानते हैं। क्योंकि अब गैलरी के अंदर मौजूद है तो मुझे ये बताएं कि ये गैलरी जो है वो कितने सेक्शंस पर मुश्तमिल है और यहाँ पर कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले किए गए? पहले जहाँ पे आप खड़े हैं ये पिक्चर गैलरी है, ठीक है। उसके बाद वेपन गैलरी है, उसके बाद प्रिंटिंग वाली गैलरी है। इस गैलरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है हमारे बच्चे, हमारे कॉलेज जाने वाले, यूनिवर्सिटी जाने वाले स्टूडेंट सब ये पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने कश्मीर को फरोख्त कर दिया था। कश्मीर को फरोख्त कर दिया था लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता कि किस बंदे के हाथ फरोख्त किया था। अच्छा। ये कश्मीर का पहला रूलर है गुलाब सिंह डोगरा। ओके। अंग्रेजों ने 75 लाख रुपए में कश्मीर बेचा था इस बंदे को और 2.5 रुपए पर पर्सन चार्ज किए थे इससे। वो 75 लाख में बना था और ये जो मुआहदा हुआ था वो आज भी लाहौर के सेक्रेटेरिएट में पड़ा हुआ है। इसका बेटा था प्रताप सिंह, आगे उसका बेटा था रणबीर सिंह, आगे उसका बेटा था हरी सिंह जिसने कश्मीर का इल्हाक किया था इंडिया के साथ। 9 मार्च 1948 को कश्मीर को उसने इंडिया के साथ जो एफिलिएट कर दिया था। तो सर अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट गैलरी में जिसकी वजह से इस जगह का नाम आर्मरी गैलरी मौजूद है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या तलवारों की शेप को देख के डिफरेंट टाइम पीरियड का अंदाजा लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। कैसे लगा सकते? उसकी बेहतरीन मिसाल आपको मैं ये देता हूँ। ये जितनी भी तलवारें आपको नजर आ रही है ना, ये बेसिकली हमारा जो अर्ली इस्लामिक पीरियड है उसमें मुसलमान जब लड़ने के लिए जाते थे स्पेशली तो उनका जो इंतखाबी वो जो सिंबल होता था वो मून होता था, चांद। ठीक है। इसको गौर से आप देखें, ये चांद की शेप में बनी है। यस, इनको हलाली कहते हैं। ओके। अब ये इधर थोड़ा सा देखें, ये कृष्णों की सोड है। ऊपर देखिए आपको स्लीव की शेप नजर आ रही है कृष्ण गॉड, इनको क्रूसेडर्स कहते हैं। ओके। यस। और ये सबसे पहली फ्लिंटलॉक गन है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन सोल्जर को प्रोवाइड की गई थी।
अच्छा, तो यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं, क्या ये गोलियां बनाने के आलात हैं? नहीं नहीं, गोलियां बनाने वाले इलाज ये पड़े हैं। ठीक है, शेप देने के लिए इस्तेमाल है। ये बेसिकली जो उनके बागी होते थे ना, या ट्रेटर या क्रिमिनल, तो उसके अंदर उंगली देकर ऊपर से घुमाते थे और ये मुख्तलिफ 2 जगहों से उंगलियां जो टूट जाया करते थे। ये सजा के लिए इस्तेमाल सजा के होता लिए था। थे। इसको आप कह सकते हैं टॉर्चर डिवाइसेस। अच्छा सर, क्योंकि हम इन जंगी जो हथियार हैं इनके पास मौजूद हैं, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि उस टाइम पीरियड में जो फौजी थे या जो नौजवान थे उनको किस तरीके से तरबियत दी जाती थी जंग लड़ने? ये बेसिकली जो मुगलों का पीरियड है उसमें तो आर्मी उनकी प्रॉपर ट्रेन थी, हर कमांडर शुरू से आपको पता नहीं। सिखों के पीरियड में महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया था, उसके जितने भी जर्नैल थे उनमें कोई जो है लोकल नहीं था। ठीक है। जो मेन जर्नैल थे ना, जिनमें जनरल एविटेबल, जनरल वंटोरा, जनरल आइमास और जनरल अलार्ट, ठीक है। ये प्रॉपर उसने मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए जो है इनको हायर किया था। ओके। 2 इतालवी थे, एक स्पेनिश था, एक जो है वो फ्रांस से आया था। और मैं आपको मजे की बात बता दूं कि जनरल अलार्ट ने यही मीनार पाकिस्तान में अंगड़ाई लेते ट्रेनिंग के दौरान जमाई और अंगड़ाई लेते हुए एक फौजी था सिख, उसको मौके पे कत्ल कर दिया था। यस, आप इनकी प्रोफेशनल जो लेवल था उसका यहाँ से अंदाजा कर ले। उसने अपने हाथों से गोली मारी थी और रणजीत सिंह ने पूछा कि इसको क्यों मार दिया। उसने कहा सर, जो बंदा ट्रेनिंग के दौरान बासियां ले रहा है, लड़ाइयाँ ले रहा है, इसने आगे दुश्मन के साथ क्या लड़ना। मतलब नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो व्यूअर्स, इस वक्त मेरे पीछे कुछ और चीज़ें मौजूद हैं जो उस दौर की हमें याद दिलाती हैं। अगर मैं पीछे यहाँ पे जो कुछ खंजर मौजूद हैं, कुछ पिस्टल्स हैं, इसके अलावा बर्छे हैं, मुझे ये बताएं ये किस लिए इस्तेमाल ये सारे सिख पीरियड के। सिख टाइम पीरियड। खास चीज़ आपको बतानी है, ये सामने जो चाकू है ना, जी, इसको हर बंदा कृपान बताता है, लेकिन ये कृपान नहीं है। ठीक है। ये बेसिकली अंग्रेजों ने जब सिखों का वो कृपान बैन कर दिया था ना, तो उन्होंने फिर उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे इसको अपने पास रखते थे चाकू को। इसको कटार कहते हैं। ये जो स्पीयर है ये महाराजा रणजीत सिंह के दौर में इस्तेमाल किए जाते थे। ये जो सिख आर्मी की परेड होती थी ना, तो ये उसका प्रोटोकॉल बैंड पड़ा हुआ है। अच्छा, ये प्रोटोकॉल बैंड है। ये साथ उस वक्त के जो आप कह लें बाजे जो पड़े हुए हैं, ये 100% ओरिजिनल है। वो एक छोटा रिवॉल्वर देखें, वो सिख अपनी पकड़ी में एक चक्कर लगाते हैं, ठीक है। देखा होगा, वो चक्कर के नीचे एक छोटा रिवॉल्वर थे, ओके, वो जो टेढ़ा था। इसको इसकी शेप देख के गौर से देखिए आप, ये जो दीवार पे खड़ा होता था ना बंदा, वो देखे बगैर ऊपर से फायर कर सकता। अच्छा सर, उस दौर में जो जंगें होती थी या तो वो हाथियों पे होती थी या घोड़ों पे होती थी और मोस्टली पैदल होते थे लोग, तो उन लोगों को, उस आर्मी को रोका कैसे जाता था? जो बेसिकली आर्मी थी वो तो आर्मी को रोक सकती थी। ठीक है। अब जो एनिमल थे उनको रोकने एक मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने वेपन रखे होते थे। अच्छा। मसलन आप ये देखें, आपको ये एक कांटा नजर आ रहा है, इसको इंग्लिश में पुल टफ कहते हैं। ओके। और ये हाथी जब बहुत ज़्यादा तादाद में आते थे तो उनके पैरों में फेंके जाते थे। इसके साथ ये टेलीस्कोप पड़ी हुई है ब्रिटिश की, दूरबीन पड़ी हुई है। ये छोटे अपना इसमें स्टिक और सोड भी है। एट ए टाइम ये स्टिक भी है, एट ए टाइम ये सोड भी है। अच्छा सर, यहाँ पर मुझे तीर कमान नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बड़ा डिफरेंट किस्म का है, तो मुझे इसके बारे में बताइएगा। ये डिफरेंट इसलिए है कि इनमें कोई भी जो तीर है वो एक ही मकसद के लिए होता था। अच्छा। इसको सीधा देखें, जिनकी नोकें छोटी हैं, ये सीधे जो है चलाने के लिए होते थे। ओके। थोड़ा सा नीचे आके देखें, ये खैमों को आग लगाने के लिए होते थे। ठीक है। और वहाँ पे देखें, ये सीधे आंखों में मारने के लिए होते थे। वो देखें। तो व्यूअर्स, अब हम आपको लेकर चलेंगे पेंटिंग सेक्शन में और देखते हैं कि वहाँ पर किस किस तरह की पेंटिंग्स को डिस्प्ले किया गया। आइए सर। अच्छा सर, इस वक्त हम पेंटिंग सेक्शन में मौजूद हैं और मैं देख सकती हूँ यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स हैं उसमें जंगों के मंजर जो है उसको पेश किया गया है। तो मुझे ये बताएं कि एंग्लो सिख टाइम पीरियड जो था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी जंग कौन सी थी? जहाँ मेरे साथ आप खड़ी हैं, ये ब्रिटिश पीरियड की सबसे खतरनाक जंग ये थी। ये वो जंग थी जिसने बरसीर का नक्शा चेंज किया था। ये मंडी भावदीन के पास छोटा सा गांव है, वहाँ पे गोड़ बहुत ज़्यादा होता है जी। उस गांव से बाहर की साइड पे ये जंग हुई थी। सिखों का कमांडर सरदार शेर सिंह अटारी वाला था और ब्रिटिश जो कमांडर था जनरल होगफ था। ठीक है। और ये वो जंग थी जिसके बाद सिखों की कमर टोटल जो है वो टूट गई थी। अच्छा, यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी पोर्ट्रेट नज़र आ रही है पंजाब के हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह की। तो मुझे ये बताएं कि जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो अपने टाइम पीरियड में मुस्लिम्स के साथ उनका कैसा रवैया था? ये मैं थोड़ा सा मिस आपको जो आम लोगों की राय है उससे हट के थोड़ा सा बताऊंगा। ये इतना टॉलरेंट रूलर था कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा। यस, इसने 40 साल दौरे हुकूमत में किसी बंदे को कन्वर्ट नहीं किया।
किसी बंदे को कत्ल नहीं किया, किसी बंदे के लिए कैपिटल पनिशमेंट भी इसने नहीं की। मजे की बात यह है कि जब ये रूलर बना था तो हमारी 2 मस्जिदों में ये मत्था टेक के आया था, जिसको अब सजदा कहते हैं। अच्छा सर, अगर हम महाराजा रंजीत सिंह की बात करें एज अ वॉरियर, तो वो बैटल फील्ड में कैसा परफॉर्म करते थे? 6 साल की उम्र में स्मॉल पॉक्स एक डिजीज होती है चीचक, उसकी वजह से इसकी जो लेफ्ट आंख है वो ज़ाया हो गई थी। इसकी जो माँ थी वो बड रुखा की रहने वाली थी, मौजूदा संगरूर के पास गाँव है। इसका जो बाप था उसका नाम मोहन सिंह था, इसकी माँ का नाम राज कौर था, इसके दादे का नाम सरदार चर सिंह था, इसके परदादे का नाम सरदार अनोद सिंह था और परदादे के बाप का नाम सरदार जसपाल सिंह था। जबरदस्त। और ये जात का संधू जट था। इसकी माँ जो है भट्टी राजपूत थी, ये खुद संधू जट था। ठीक है, तो सर मुझे ये बताएं कि इस म्यूजियम में, इस गैलरी के अंदर कोई ऐसी चीज या कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो किसी जंगजू से, किसी सिपा सलार से रिलेटेड हो? अभी मैं आपको डिमी घोड़ी दिखाता हूँ, ठीक है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह ने हासिल करने के लिए 12,000 फौजी मरवा दिए थे। ओह, तो फिर चलते हैं और अब आपको दिखाते हैं वो स्पेशल घोड़ी जिसको हासिल करने के लिए, जैसे सर ने बताया, रंजीत सिंह ने बहुत से लोगों का कत्ल किया था। सर आइए। बताएं आखिर क्या स्पेशल था इस घोड़ी के अंदर जिसके लिए महाराजा रंजीत सिंह ने इतने जतन किए थे? बात ये है मिस, ये जो घोड़ी है इसका नाम लैला था। ठीक है। ये सरदार यार मोहम्मद यूसुफ जई की घोड़ी थी। ओके। और वो पेशावर का हुक्मरान था। ठीक है। उसको ईरान से किसी ने गिफ्ट भेजा था, ये अरबी घोड़ी थी। तो महाराजा रंजीत सिंह घोड़ों का बहुत शौकीन था। जब इसको पता चला कि इतनी यूनिक घोड़ी है तो उसने पेशावर पे हमला कर दिया इस घोड़ी को हासिल करने के लिए। एक घोड़े के लिए? एक घोड़ी के लिए। पहली जंग जो है वो नाकाम हुई थी, तो दोबारा फिर जनरल एवी टेबल और जनरल बुध सिंह को भेजा था। ठीक है। साथ खड़क सिंह भी था, तो इसको हासिल करके आए थे। ये बेसिकली पेशावर और निशारा के दरमियान पब्बी एक इलाका है, वहाँ ये जंग हुई थी 8 मार्च 1830 को। ठीक है। और इस घोड़ी के लिए टोटल 12,000 फौजी मारे गए थे। ये वो जो घोड़ी थी, अब ये वो नहीं है। अच्छा। हाँ जी, ये उसकी डिमी है। इसके ऊपर जो बिलोंगिंग नजर आ रही है आपको, ये टोटल ओरिजिनल है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक शॉल नजर आ रही है जो काफी डिफरेंट और यूनिक है। मुझे ये बताएं ये किसकी शॉल है? ये बेसिकली महाराजा रंजीत सिंह की घोड़ी की शॉल है। इस चादर को इस घोड़ी के ऊपर बिछा के रख के तो इसके ऊपर महाराजा साहब बैठा करते हैं। तो व्यूअर्स, ये आज हमने आपको विजिट करवाया आर्मरी गैलरी का। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। इस गैलरी में मौजूद हथियार और ज़रें सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं है, बल्कि ये उस दौर के लोगों के अज़म की, बहादुरी की और सकाफत की अलामत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। तो जनाब, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पंजाब पुलिस के कांस्टेबल अंसर रज़ाक से, जिन्होंने ऐसा मुनफरद एजाज़ हासिल किया है जो किसी भी वालिद के लिए दुनिया की किसी भी बड़े एजाज़ से कम नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, दुनिया में एक वालिद ही वाहिद ऐसी शख्सियत है जो अपने बच्चों को खुद से ज़्यादा बड़े ओहदे पर और ख़ुद से ज़्यादा तरक्की करता हुआ देखना चाहता है, और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी भी होती है। और हेड कांस्टेबल मिर्ज़ा अंसर ने अपनी मेहनत से ये कारनामा से अंजाम दिया है। महदूद वसाइल के बावजूद हेड कांस्टेबल के जो 5 बच्चे हैं वो डॉक्टर बन चुके हैं, जबकि हाल ही में अंसर रज़ाक की जो छोटी बेटी हैं हबीबा, उन्होंने भी MCAT के इम्तिहान में 96% से ज़ायद नंबर हासिल करके मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई कर लिया। और आपको ये बताएं कि पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल अंसर रज़ाक ने अपने 5 बच्चों को MBBS करवाकर दीगर वालिदैन के लिए एक ऐसी आला मिसाल कायम की है जिसको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। अंसर रज़ाक के बच्चों में डॉक्टर मारिया, डॉक्टर नवीरा, डॉक्टर मदीहा, डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा और डॉक्टर मोहम्मद हसन शामिल हैं। हेड कांस्टेबल अंसर रज़ाक टेलीकम्युनिकेशन राजनपुर में तैनात हैं। 26 साल से महकमे में अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। और मज़ीद उन्हीं से तफसीलात जान लेते हैं कि मुनफरिद एजाज़ कैसे उन्होंने हासिल किया है। अंसर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कैसे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं राजनपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। राजनपुर हमारा पंजाब का एक तरक्की पजीर ज़िला है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने मेहनत की है, मैंने भी बच्चों से मोहब्बत की है, प्यार किया है, उनको गाइड किया है, तो अल्लाह पाक ने ये हमसे काम लिया है। मेरे बच्चे मुल्क को कौम का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल रोशन कर रहे हैं। अंसर साहब, मुझे ये बताइएगा क्या घोल के पिलाया है आपने उनको ऐसे कि एक के बाद एक? देखें, एक बार हो गया डॉक्टर बन गए, 2 बार चले, समझ में आता है कि कोई लक की बात है, लेकिन 5 मुसलसल डॉक्टर्स बनाना, ये कोई ट्रिक है आपके पास? क्या ट्रिक है आपके पास? बस कोई ट्रिक नहीं है, ये मालिक की मेहरबानी है जी। अल्लाह पाक ने ये चुन लिया है कि मेरे बच्चे डॉक्टर बन के अपने मुल्क और कौम की खिदमत करें।
तो वो इंशाल्लाह बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अल्लाह पाक का बहुत फजल है। तो अंसर साहब कितना मुश्किल था, मतलब महदूद वसाइल के साथ, और पुलिस जैसी मुश्किल नौकरी है आपकी, उसमें बच्चों के लिए टाइम निकालना और फिर उन्हें इस काबिल बनाना। बस अल्लाह पाक जिसको जिस काम के लिए चुन लेते हैं तो उसके असबाब भी मुहैया कर देते हैं। मेरी पंजाब पुलिस टेलीकम्युनिकेशन में हमारा एक पंजाब पुलिस वेलफेयर फंड होता है, तो वहाँ से मुझे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप बादस्तूर माकूल रकम जो मिलती रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक चीफ स्कॉलर वो भी मिलता रहा है। तो अल्लाह पाक ने ऐसे असबाब बना दिए हैं कि किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, तो ये हम देखते हैं स्कॉलरशिप से आपको मिली सारी रकम, क्योंकि सबसे मुश्किल है मेडिकल की पढ़ाई करवाना अपने बच्चों को, क्योंकि सरमाया आपका लग जाता है, पूरी उम्र की जो जमा पूंजी है वो लग जाती है। लेकिन आप अपने अलावा किसको क्रेडिट देंगे इस चीज़ का? क्या कोई ट्यूशन बहुत अच्छी मिल गई, स्कूल बहुत अच्छा मिल गया, सब बच्चों को करवाया, वहाँ से डॉक्टर बनकर निकल रहे हैं? नो साहब, नो। आप यकीन करें मेरे बच्चों की एक भी ट्यूशन नहीं है। जबरदस्त। एक भी ट्यूशन नहीं है, बिल्कुल। जो हमारे असातिज़ा कराम या मेरे मकामी दोस्त जानते हैं, मेरे बच्चों की एक दिन की भी कोई ट्यूशन नहीं है। बस अल्लाह पाक ने उनके जहन में डाल दिया, उन्होंने मेहनत की रात दिन करके। मैंने भी अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, बेगम ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरे बस अल्लाह पाक ने ये मेरी खिदमत को कबूल किया, तो मुझे ये इज्जत बख्शी कि मेरे बच्चे आज अपने मुल्क की खिदमत के लिए हाजिर है। वो इतना बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अब एक मैं मुश्किल सवाल आपसे करूंगी। अगर पूछा जाए आपसे कि आपका सबसे लाइक बेटा या बेटी कौन है, तो किसको समझते हैं सबसे आगे आप? ये वाकई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये आप हमें लड़वाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये मेरे लिए बराबर है, सब मेरे लिए बराबर है, इसमें किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अच्छा। ऐसा है कि पहले बच्चे से दूसरे ने, दूसरे से तीसरे ने पहले से ज्यादा मार्क्स लिए हैं, पहले से ज्यादा मेहनत की है। ये रिकॉर्ड रहा है। अब आखिरी बेटी जो मेरी हबीबा अंतर है, उसने एंट्री टेस्ट में 200 में से 193 नंबर लिए हैं। 96%। जी। तो ये एक रिकॉर्ड है। ये एक हमारे जनूबी पंजाब में बैकवर्ड जिला से ताल्लुक रखता है। राजनपुर तरक्की पजीर जिला है हमारा, तरक्की याफ्ता नहीं है। अच्छा, तो ये तो हम जानते हैं कि वहाँ पर बहुत सी सहूलियात मुयसर नहीं है आपको, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप अपने अलावा बेगम को कितना क्रेडिट देंगे इस चीज का? अब मैं तो समझता हूँ मैं तो नाम का हूँ, क्रेडिट तो सारा बेगम की है। बिल्कुल सही बात है। माँ ही सब कुछ करती है, बाप तो कमा के लाता है। माँ बच्चों को संभालती भी है, उनका ख्याल भी करती है, उनकी केयर भी करती है, देखती है वो क्या कर रहे हैं, कोई तो पढ़ाई से घाट तो नहीं रहा है, कहीं दूसरे कामों में तो नहीं लग रहा है। ये तो माँ ही करती है। मैं तो पुलिस मुलाजिम हूँ, आप बेहतर समझते हैं पुलिस की ड्यूटी को। पुलिस की ड्यूटी तो जाहिर है 24 घंटे होती है, थोड़ा सा वक्त कभी मिल गया घर का आने जाने का तो वो तो है। तो बस मेरी तो वो खिदमत थी सिर्फ वो डोनर की, कि मैं उनके अखराजात के लिए मेंटेन करता था, बाकी तो सारा काम माँ का ही होता है। सही। अच्छा, तो अंसर साहब, कोई एक भी बच्चा आपका पुलिस में नहीं गया, सबने खुद ही ये डिसाइड किया कि वो मेडिकल की फील्ड को चूज कर रहे हैं, या फिर कोई आपने भी कहा कि नहीं पुलिस में ना आए आप, या फिर उनकी अपनी मर्जी थी? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। असल में ना पहले मेरी 3 बेटियां हैं। अच्छा। पहली मेरी 3 बेटियां हैं, तो बेटियों का तो वैसे बहुत कम चांस होता है, और अल्लाह पाक ने जब पहली 2 बेटियों का एक साथ 2012 में एडमिशन करवा दिया, जो उनका हो गया, तो फिर वो तो सिलसिला चल पड़ा ना। फिर तो एक रश्क पैदा हो जाता है बहन भाइयों में, दोस्तों में, शहरदारों में भी। ये इनके बच्चे बन गए तो हम भी बन सकते हैं। बहनों ने कहा, भाइयों ने कहा, भी हमारे बड़े बन गए तो हमने तो इससे भी ज्यादा मेहनत करनी है, और उन्होंने करके दिखाया। ये अंसर साहब, चले बच्चों फिर वो पुलिस में जाने का कोई चांस नहीं बना। बच्चों को तो आपने बता दिया उनका चांस नहीं बना कि उनको पुलिस की तरफ ले गया है। कहीं आपकी ख्वाहिश तो नहीं थी कि आप डॉक्टर बनना चाहते थे, तमाम बच्चों को डॉक्टर बना दिया? बस वो मेरी ख्वाहिश थी। मैंने FSC किया था, इम्तिहान दिया था, नसीब में नहीं था। अल्लाह पाक ने मेरी खिदमत पुलिस के लिए लिखी थी, तो मैंने यहाँ भी दिल लगा के नेक नियती से रिज़्क़ हलाल कमा कर काम किया। मैंने कभी ड्यूटी में भी कोताही नहीं की। ये मेरे अफसरान बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मेरा ये रिकॉर्ड है, मेरी गुड एंट्रीज है मेरी सर्विस रोल में। बिल्कुल, वो आपकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई। 5-5 डॉक्टर्स हैं जी अब आपके घर में इंशाल्लाह। अच्छा, हम देख रहे हैं विजुअल्स में भी, गुज़िश्ता दिनों IG पंजाब ने भी आपको आपकी फैमिली के साथ मदऊ किया था। कैसा एक्सपीरियंस रहा, उनसे मीटिंग कैसी रही, मुलाकात कैसी रही, और अपने महकमे में आपको कितनी पज़ीराई मिली है? मेरे महकमे ने मुझे इतनी इज्जत अफजाई दी है कि मैं अंदाजा भी नहीं कर सकता। अगर कोई एक तवक्को रखे कि मुझे इतना इज्जत मिलेगी, तो उससे मुझे कहीं ज्यादा बढ़कर मेरे IG साहब, वो तो हमारी पुलिस के लिए आप बेहतर जानते हैं रोल मॉडल है। उनका नाम तो हमारी पुलिस का
दम तक रहेगा। उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो एक तारीफ है। उन्होंने हमारी तरक्कियां, हमारे वेलफेयर के लिए जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने किया, उनकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। हमारे साहब का IG सबान बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने सबका रिकॉर्ड डॉक्टर साहब ने तोड़ दिया। तो उन्होंने मुझे इतनी इज्जत अफजाई दी कि मेरे बच्चे, मैं हैरान रह गए। उन्हें बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत अफजाई दी, बहुत, मैं उनका बहुत ममनून हूँ मैं उनका। आप इसके मुस्तहिक भी हैं जी अंसर साहब। आप मुस्तहिक भी हैं, और देखें आपकी ये जो पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि आप शुक्रगुजार रहते हैं, उसकी वजह से भी आपको अल्लाह ताला नवाजता रहता है। और इस तरह के बच्चे माशाल्लाह से लोग जो हैं ख्वाहिश ही करते हैं कि ऐसे बच्चे हों, ऐसे काबिल बच्चे हों। तो ये बताइएगा, आजी साहब से आपने मुलाकात की, सपोर्ट के हवाले से महकमे में आपने बताया कि स्कॉलरशिप्स मिलती रही हैं बच्चों को, जिसकी वजह से वो पढ़ते रहे, लेकिन महकमे की जानिब से आपको वक्त के हवाले से कोई सहूलत मिलती हो, या महकमे की तरफ से कोई ऐसी सपोर्ट जिसको आप इस वक्त मेंशन करना चाहें? नहीं, वो इजाफी तो कभी नहीं हुई, ना मैंने कभी कुछ तलब की है, तो ना महकमे ने आज खुद कोई दी है, तो ऐसा कोई सिलसिला है नहीं। तो बस वही है, जो स्कॉलरशिप होती है सबके लिए बराबर होती है, तो मेरे बच्चों को भी बराबर मिलती रही है, आप भी मिल रही है, जो बच्चे अभी पढ़े हैं सबके लिए वो है, बस इसके अलावा नहीं है। सही है। अच्छा अंसर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि पहली आपकी 3 बेटियां थीं और फिर उसके बाद ये सिलसिला डॉक्टर्स बनाने का शुरू हो गया आपके फैमिली में, बहुत सारे लोग अभी भी बेटियों की तालीम पर तवज्जो नहीं देते हैं, और ख़ास तौर पे जब इस तरह की मुश्किल पढ़ाइयाँ हो जिन पे बजट भी ज़्यादा लगना हो, तो फिर वो लड़कियों को वैसे ही साइड पे कर देते हैं कि नहीं, ये आपका काम नहीं है। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए कोई पैगाम आप देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी कुछ दोस्त कहते थे भी आप बहुत गलत कर रहे हो यार, बेटियों पे इतना खर्च कर रहे हो, आप हैंड टू माउथ पर्सन हो, तो ऐसा क्या कर रहे हो। लेकिन मैं समझता हूँ बेटियां तालीम और तवज्जो पे तवज्जो दी जाए। हमारे माशरे में, हमारी तारीख में ये आप बहुत बेहतर जानती हैं, जब भी कभी वालिदैन की इज्जत एहतराम मामला आया है, तो बेटी भाई से बढ़कर अपने बाप की इज्जत करती है, एहतराम करती है, अपने वालिदैन का करती है। ये हमारी तारीख है, ये आप बहुत बेहतर समझते हैं। बिल्कुल, आप जैसे वालिदी हमारा बराबर है, मैंने कभी फर्क नहीं किया बेटे और बेटी में। आप जैसे वालिदी हमारा फ़ख्र हैं, आप जैसे वालिद के मौजूदगी की वजह से जो कुंबा है वो सारे का सारा वो इस ऐसी समत में डायरेक्टेड होता है जहां पर वो तरक्की भी करता है, खुशहाली भी आती है उसमें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए अंसर साहब। और हम देखते हैं कि सिर्फ मदद उसी की जा सकती है जो अपनी मदद आप करता है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। ब्रेक पर जाने से पहले भी हम एक वालिद साहब की मुलाकात करवा रहे थे जिन्होंने अपनी बेटियों को एम्पावर किया, जिनको सोसाइटी ने कहा भी कि आप क्या इन पर इतना बजट इन्वेस्ट कर रहे हैं इन बेटियों की तालीम पर, लेकिन उन्होंने उन्हें डॉक्टर बनवाया। अब भी एक वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी 2 बेटियों के साथ मौजूद हैं। सुहेल सिस्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने पावर लिफ्टिंग में झंडे गाड़े हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जनूबी अफ्रीका में होने वाली कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दिया और मजमूई तौर पर 18 गोल्ड मेडल्स जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। उन्होंने 15 गोल्ड मेडल जीते हैं, 3 ब्रॉन्ज मेडल्स जीतने का एजाज भी अपने नाम किया, और इससे कबल भी वो ये 4 बहनें ही हैं कि पाकिस्तान के लिए बेशुमार कामयाबी से मेट चुकी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये बहनें तमाम खर्चे खुद करके स्पॉन्सर्स भी अपनी मदद आपके तहत ढूंढती हैं, जबकि मेडल हमेशा पाकिस्तान के लिए जीती हैं। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर पावर लिफ्टिंग फेडरेशन एंड फिजियो सुहेल जावेद खोखर साहब, जिनकी ये साहबजादियाँ हैं ट्विंकल और सिबिल, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो सुहेल साहब आप बताइएगा, हमने पहले भी एक कहानी सुनाई और आपको देखकर बड़ी खुशी होती है, कैसा फील करते हैं कि आपकी बेटियां इतना नाम कमा रही हैं? शुक्र है खुदा उनका जी, बड़ा अच्छा फील करता हूँ एज ए बाप भी। और ख्वाहिश थी कि अगर हम पैदा हुए हैं तो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो कोई ऐसा काम करें जो मुल्क पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद हो। तो ये खुदा ताला की मेहरबानी है कि हमने जो सोचा था, मुश्किलात तो बहुत आई, मेहनतें की, लेकिन अल्लाह ताला ने कामयाबी बख्शी। ज़बरदस्त। और इसी तरह के वालिदैन जो हैं उनकी सपोर्ट अगर औलाद को मिलती रहे तो फिर वो कहाँ जाकर तरक्कियाँ करते हैं, नाम रोशन करते हैं, वो हम देख ही रहे हैं। अच्छा ट्विंकल, आप बताइएगा किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? आपके फादर ही आपके फिजियो हैं, कोच भी हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं, और जिस तरह से आप बहनें जाकर मुश्तरका तौर पर पार्टिसिपेट करती हैं और फिर मेडल्स लेकर आती हैं, कैसा फील करती हैं? काफ़ी अच्छा फील करते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स जो थी मैंने और मेरे भाई आदिल साइमन ने स्टार्ट की थी,
थी। तो मेरा ये एम था कि मैं सबसे हटके गेम करूँ, इसीलिए मैंने पावर लिफ्टिंग और कबड्डी और वेट लिफ्टिंग का स्टार्ट किया। मैंने 2015 में फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तानी वुमेन होने का एजाज़ लिया, जिसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन किया मस्कत ओमान से। उसके बाद 2017 में जो शेनिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग हुई सिंगापुर में, उसमें मैंने 240 kg वेट लिफ्ट करके 4 गोल्ड मेडल लिए। और जो हम लोगों ने चारों सिस्टर्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वो हम लोगों ने 2018 में एशियन पावर लिफ्टिंग जो कि दुबई में हुई थी, उसमें हम लोग चारों सिस्टर्स ने 2 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल विन किए थे। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था जिसपे हम लोगों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया था बाई ISPR। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग जो कि साउथ अफ्रीका सन सिटी में हुई थी, उसमें हम लोगों ने 18 मेडल्स विन किए हैं, जिसमें मैंने 15 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल विन किया हम लोगों ने। अच्छा जबरदस्त। सिबिल आप बताइएगा कि हम ये इस वक्त नोट कर रहे हैं कि 15 गोल्ड मेडल्स, गिनते हुए थक जाते हैं। आपने इतने सारे गोल्ड मेडल्स जीत लिए हैं, तो इसमें आप तमाम बहनें कैसे ट्रेनिंग करती हैं? किस तरह से आपका कोई कंपटीशन भी होता है एक दूसरे के साथ कि किससे सबकत ले जानी है, कैसे आगे बढ़ना है? और वेरोनिका की भी बात कीजिएगा क्योंकि वो भी इन मेडल्स में शिराकतदार हैं आपकी। जी बिल्कुल, अभी हम लोगों ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो कि सन सिटी में हुई थी, मैंने 47 कैटेगरी में 6 मेडल्स विन किए थे और वेरोनिका ने 52 कैटेगरी में 5 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल विन किया था। जबकि ट्रेनिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि घर में एक पहलवान पालना मुश्किल, हम लोग 4 हैं, तो डाइट बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि 6 to 7 मील्स लेने होते हैं दिन में, और उसके बाद मॉर्निंग ट्रेनिंग करते हैं, शाम में करते हैं। तो मदर की भी बहुत ज़्यादा इसमें मतलब हम समझते हैं, क्योंकि सारे मील्स उन्होंने ही रेडी करके देने होते हैं। तो ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे कोच मलिक राशिद हैं जो कि UK के रिहायशी हैं, वही हम लोगों को ट्रेनिंग करवाते हैं। जबकि हमारे पास पूरे इक्विपमेंट भी नहीं है। हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी की एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं, हमारे पास पावर लिफ्टिंग की प्रॉपर जिम भी नहीं, इंटरनेशनल इक्विपमेंट भी नहीं है जो कि इंटरनेशनली हम लोग बाहर जाकर ट्रेनिंग करते हैं। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में ऐसे इक्विपमेंट हम लोगों के पास तो है ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा सुहेल साहब, आप बताइएगा, आप में भी लगन थी, जिस तरह से आपने कहा कि मुल्क का नाम रोशन किया जाए, फिर आपने उसी तरीके से अपनी बेटियों को एम्पावर किया और उन्हें आपने खुला मौका दिया कि भाई जो भी ये गेम्स खास तौर पे लड़कियां बहुत कम करती हुई दिखाई देती हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान, तो आपने उनको भी मौका फराहम किया, ना कि मौका फराहम किया बल्कि गाइड भी किया। अपने हवाले से भी ज़रा हमें बताएं। बेसिक मैं घर में सबसे बड़ा था और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने दौर में बड़ा अच्छा क्रिकेटर था, लेकिन घर में इजाज़त नहीं थी, बड़ा होने के नाते ज़िम्मेदारियाँ थीं। तो यही था कि आप बाप का सहारा बनो। तो एक अंदर एक कसक थी, एक मिशन था कि अगर मेरे बच्चों ने स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया या इनका जज्बा हुआ तो इन्हें मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। और ऐसा ही हुआ कि जब इन्हें मोटिवेट किया तो स्टार्ट ट्विंकल से किया, और ट्विंकल को देखते हुए दूसरे बहन भाई भी इसके स्पोर्ट्स में आते गए, और ट्विंकल अल्लाह ताला की मेहरबानी थी कि ये जैसे जैसे जाती गई और कामयाबियाँ जो है वो समेटती गई। अच्छा ट्विंकल, एक बात जो अभी सिबिल ने की है उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे ये आपसे सवाल करना है कि क्या आपको मज़ा नहीं आता ट्रेनिंग करने में? 6 मील्स एक दिन में मिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब उसमें सिबिल की और मेरी डाइट बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा। मेरी डाइट में ज़्यादा प्रोटीन, कार्ब्स और अलग चीज़ें होती हैं, जिसमें सिबिल की डाइट तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्योंकि मैंने वेट कम करना होता है, इन्होंने वेट बढ़ाना होता है, तो हम लोग कैटेगरीज के लिए आपको डाइट भी डिफरेंट करनी पड़ती है। मैं -84 कैटेगरी में खेलती हूँ, इसीलिए। ओके। अच्छा तो सिबिल आप बताइएगा, जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे और आपने खुद भी कहा कि सारी चीज़ें जो हैं वो डाइट जो है उसमें बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो ट्रेनिंग कैसे मैनेज करते हैं आप लोग सब, क्योंकि जैसे आपने खुद ही कहा कि 4 पहलवान है घर में, तो घर में तो नहीं हो जाता कोई सीन ऐसा ही कि अखाड़ा बन जाता और फिर कौन जीतता है सब में से? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और अगर ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोगों के बॉडी वेट अलग अलग है। मैं 47 में खेलती हूँ, वेरोनिका 57 में, ट्विंकल जो है वो -84 में, मरियम 64 में। तो अलग अलग हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बकअप करते हैं। इनफैक्ट कि मैं एज अ कोच भी इन लोगों को ट्रेन करती हूँ, फीमेल कोच हूँ मैं फर्स्ट। तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी को भी कोचिंग करवाती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस भी है। और अभी हम लोग जो जुलाई में गए थे ओशिनिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग
में, जो कि पोचिस्तान में हुई थी, उसमें हम लोगों ने 15 गोल्ड मेडल्स विन किए थे। तो वो मैं बताती चलूँ कि हम लोगों के साथ ना कोई कोच ना कोई मैनेजर गया था। हम लोग तीनों सिस्टर्स अकेली गई थी, अकेली ही हम लोगों ने इवेंट भी खेला और इवेंट जीता भी, और 15 मेडल्स भी पाकिस्तान के नाम से। श्योर ये मेडल्स मिक्स हो जाते होंगे सिबल, मेडल्स हैं कि अब पता नहीं चलता होगा किसका कौन है, कि मखसूस अंदाज में आपने रखे हुए हैं सजा के। नो, बिल्कुल अलग अलग हर किसी के मेडल, हर किसी का बॉक्स अलग है। इनफैक्ट हमारे घर में तो इतने मेडल्स, इतनी ट्रॉफीज हैं। इनफैक्ट ट्विंकल कहते हैं कि लोगों के घर में डेकोरेशन पीस रखने की जगह नहीं होती, हमारे घर सबसे ज्यादा किसके हैं सिविल मेडल्स? ट्विंकल के मेडल्स। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सुहेल साहब, हाँ सुहेल साहब से मैं बात करने लगा था। सुहेल साहब आप ये बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं जिसमें लोगों ने पहले कुछ किया नहीं होता, और आपको पता होता है कि यार इसमें स्पेस मौजूद है, इसमें हम अगर इसमें दाखिल होंगे तो ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। क्या आपने कुछ ऐसा पहले सोचा था अपने बच्चों के लिए कि स्पेस यहाँ मौजूद है, मेरी लड़कियाँ अगर यहाँ पर अपनी कारकर्दगी दिखाएंगी तो जल्दी इनकी जो काविशों को एक्नॉलेज किया जाएगा? जी बिल्कुल। कोई भी जंग आप जब लड़ते हैं या प्लान करते हैं तो उसमें पहले आप सोचते हैं, देखते हैं। तो जब मैंने ये देखा कि वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग जो है इसमें चांस ज़्यादा है, लेकिन अगर जैसे चांस ज़्यादा है इसमें, ये दुनिया की महंगी तरीन गेम है, इसमें ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा है। इनके फूड सप्लीमेंट, इनका खाना पीना, इनके बोंग, सिरी पाए, भुना कीमा, फल फ्रूट, मिल्क शेक, अदर्स, काजू बादाम, ये दुनिया की महंगी तरीन गेम है। लेकिन जितनी ये महंगी तरीन गेम है उतनी ख़तरनाक तरीन गेम भी है, चूँकि वेट से आप लड़ते हैं, उठाते हैं तो वेट गिर भी जाता है, आपको चोटें भी लगती हैं, तो ये आपका हिस्सा है, ये जेवर है चोटें जो है। लेकिन ये कोई भी फतह जो है बेसिक वो आसानी से नहीं मिलती, बिल्कुल सही। वो जंग लड़के ही आपको जीतनी पड़ती है। तो ये तो तय था कि इसमें चांस ज़्यादा है बनिस्बत क्रिकेट के, कि क्रिकेट में एक लंबी लाइन लगी हुई है, हज़ारों लड़कियां हैं, तो इसमें अगर हज़ारों नहीं है तो सैकड़ों ज़रूर है। सही है। अगर सैकड़ों ज़रूर है तो इसमें जो है ना मुश्किलात ज़्यादा है, चैलेंजेस ज़्यादा हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर आप पूरे दिल से लगन से मेहनत करते हैं और आपको एक अच्छा प्रॉपर कोच जो है बेसिक वो अगर अच्छा मिल जाता है, तो अच्छी फेडरेशन मिल जाती है, तो आपको एक अच्छा ट्रैक और एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जब आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो आप स्ट्रगल करते हैं तो उसका फल भी मिलता है। बिल्कुल, वो हमारे सामने ही है जी। अच्छा सुहेल साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जब ये कॉमनवेल्थ के मेडल्स की हम बात करते हैं, 15 गोल्ड मेडल्स जीतने के बाद फिर जब वापस आई थी ये लोग, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक इशाया दिया गया था और बहुत सारे स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से ऐलानात भी किए गए थे। तो क्या जो सपोर्ट है जिसका वादा किया गया था स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से, जो ऐलानात किए गए थे, उन पर कुछ अमल दरामद हुआ है अभी तक? जी बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने। जब ये बच्चे जुलाई में गए थे साउथ अफ्रीका में, तो तब इन्होंने बगैर कोच के गए हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कोच के लिए जो ख़र्चा कहा अगर जी नहीं है और मैनेजर के लिए नहीं है, तो सिर्फ उन्होंने टिकट प्रोवाइड किए थे जुलाई में। अच्छा। तो ये लोग गए और बाकी के जितने भी अखराजात थे वो हमने खुद किए या फेडरेशन ने उसमें तावन किया। तो जब ये 15 गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लाए तो दुनिया में एक हलचली मच गई और बहुत ज़्यादा मीडिया ने भी इसे हाईलाइट किया, चूँकि काम ही ऐसा था कि मुल्क पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद हुआ है। तो तब इन्होंने स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक बहुत बड़ा इशाया दिया पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में, और डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब थे, डीजी स्पोर्ट्स पंजाब थे, तो उन्होंने वहाँ पे इन्हें इशाये में ऐलान किया कि आने वाली कल इनके फूड सप्लीमेंट इनके जो हैं वो हम मुहैया करेंगे, इनका फूड का महाना देंगे, इनके लिए एक प्रॉपर जिम का इंतज़ाम करेंगे, चूँकि यहाँ पे पाकिस्तान में फ़ीमेल के लिए कोई प्रॉपर जिम नहीं है। अच्छा। तो ये तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की मेहरबानी है, उनकी पंजाब यूनिवर्सिटी की। अच्छा। कि वहाँ के जो सदर भी हैं हमारे ये फेडरेशन के, ज़फ़र भट्ट साहब, उन्होंने यानी कि जगह प्रोवाइड की हुई है। ठीक है। तो इन्होंने वादा किया था कि हम इन्हें जगह भी देंगे, जिम के लिए भी इन्हें हर चीज़ सहूलत देंगे। मेन जो था ना वो हमारा उन्होंने कहा था कि पावर लिफ्टिंग जो थी उसमें हमें फुली स्पॉन्सर किया जाएगा। अच्छा। बट और हमें आने वाली कल जब ये कहीं भी किसी मुल्क में भी जाएंगे तो उन्होंने पूछा तो हमने बताया कि आने वाली जो इवेंट है
वो 3-4 ही गेमें हैं दुनिया में सबसे बड़ी, सैफ गेम, ओलंपिक गेम, कॉमनवेल्थ गेम। तो ये 52 कंट्री थे, तो उन्होंने कहा था जी कॉमनवेल्थ गेम में हम आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। अमल दरामद नहीं हुआ, कोई अमल दरामद नहीं अभी तक। उन्होंने जो ऐलानात ही थे, पिछले 15 गोल्ड मेडल थे उसका अभी फल नहीं दिया। और ऊपर से ये जो गए हैं, ये सारा टूर जो है इसमें पंजाब स्पोर्ट्स ने या हुकूमत पाकिस्तान ने कोई सपोर्ट नहीं किया, ये अपने खर्चे पे हम लोग। वेरी अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। प्लीज़ देखिए ज़रा कुछ हमारे जो खिलाड़ी हैं, हम पहले भी आपसे अपील करते रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों को सपोर्ट कीजिए, और जो वादे कम से कम हैं, आप जो वादे करते हैं वो ज़रूर पूरे कीजिए, क्योंकि अगर आप वादे पूरे नहीं करेंगे लोग आप पे एतबार नहीं, लोग कोशिश करना छोड़ देंगे और फिर दूसरी हाथों की जानिब देखना शुरू कर देंगे। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। लाजवाल गीतों के खालिक मारूफ मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की आज 40वीं बरसी मनाई जा रही है। उनके तख्लीक की गई धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं। 21 मार्च 1912 को मियांवाली में वो पैदा हुए थे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने ऑल इंडिया रेडियो से प्रोड्यूसर के तौर पर अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया था। क्या खूबसूरत धुनें थी, और ऐसी धुनें आज मिलती नहीं हैं जो दिलों के तार इस तरह से छेड़ सकें, वंजली इस तरह से कानों में रस घोलने लगे, बांसुरी बजने लगे, है ना। ऐसी ये छोटा सा ट्रिब्यूट हमने पेश किया है ख्वाजा खुर्शीद अनवर को। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।